हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में। उच्च जोखिम युक्त प्रेगनेंसी क्या होती है। उच्च जोखिम युक्त प्रसव कौन कौन से होते हैं, चलो जानते हैं। फर्स्टली हम बात करें तो माल प्रेजेंटेशन, सेकंड ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ वर्टेक्स, थर्ड कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, फोर्थ एबनॉर्मल यूटेराइन एक्शन, फिफ्थ प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, सिक्स प्रेसिपिटेट एंड प्रोलॉन्ग्ड लेबर, सेवन्थ ऑब्स्ट्रक्ट लेबर, एट्थ प्रीटर्म लेबर, नाइन्थ ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज एंड टेंथ पोस्टपार्टम हेमरेज। ये सभी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती है। माल प्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो माल प्रेजेंटेशन बेबी की जो प्रेजेंटेशन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब गर्भस्थ शिशु का यूट्रस में जो गर्भस्थ शिशु का जो भाग होता है वह निचले सिरा उसका जो लोअर पोल में स्थित होता है गर्भस्थ शिशु का प्रेजेंटेशन कहलाता है। सिफेलिक प्रेजेंटेशन सबसे सामान्य प्रकार का प्रेजेंटेशन होता है तथा 96 to 97 केसेस में ये पाया जाता है। सर्वप्रथम गर्भस्थ शिशु का सिर वाला भाग यूट्रस के लोअर पोल में आता है। सेफेलिक प्रेजेंटेशन के दौरान गर्भस्थ शिशु के प्रेजेंटिंग पार्ट वर्टेक्स और जो उसकी बोह होती है जो होती है ब्रोज तथा चेहरा, ये हो सकते हैं वर्टेक्स वाले सेफेलिक प्रेजेंटेशन में एंड सेफेलिक के वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में। इसमें वर्टेक्स प्रेजेंटेशन सामान्य प्रकार का तथा ब्रोज एवं फेस प्रेजेंटेशन असामान्य प्रकार के प्रेजेंटेशंस होते हैं। सेकंड होता है ब्रिज प्रेजेंटेशन। ब्रिज प्रेजेंटेशन में कंप्लीट ब्रिज होता है और इनकम्प्लीट ब्रिज होता है। इनकम्प्लीट ब्रिज के अंदर फ्रैंक ब्रिज होता है, फुटलिंग प्रेजेंटेशन होता है और नी प्रेजेंटेशंस होती है। तो माता के गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसकी पोजीशन यानी उसकी प्रेजेंटेशंस की अगर हम बात करें तो उसकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट ब्रिज यानी कि इस प्रकार के प्रेजेंटेशन के दौरान फीटस फुल फ्लेक्स्ड होता है। इस स्थिति में फीटस के जो नितंब होते हैं, जो बटक्स होते हैं, उसके एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जो होते हैं वो पैर होते हैं। उसके प्रेजेंटिंग पार्ट पैर होते हैं, यानी पैरों के द्वारा फीटस की डिलीवरी होती है। फ्रैंक ब्रिज प्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो इस प्रेजेंटेशन के दौरान फीटस के दोनों नितंब यानी कि दोनों बटक्स और एक्सटर्नल जेनाइटल्स प्रेजेंटेशन के पार्ट होते हैं। फुटलिंग प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये बहुत ही कम केसेस में पाया जाता है। इसके अंदर फीटस की न तो टांगे और न ही थाई पूर्ण रूप से मुड़ी हुई रहती है। इस प्रकार के प्रेजेंटेशन के दौरान फीटस की एक या दोनों टांगे प्रेजेंटेशन पार्ट होती हैं। नी प्रेजेंटेशन की बात करें तो नी प्रेजेंटेशन जैसे कि नाम से समझ में आता है, नी प्रेजेंटेशन के दौरान फीटस के जो नीज़ होती है, उसके जो घुटने होते हैं, वह उसका प्रेजेंटिंग पार्ट होता है। सेकेंडली हम प्रेसिपिटेट एवं प्रोलॉन्ग्ड लेबर, इसके बारे में बात करें तो यह होता क्या है जब लेबर प्रोसेस इसकी सामान्य अवधि की तुलना में बहुत कम या बहुत कम समय में घटित हो जाती है तो इस स्थिति को प्रेसिपिटेट लेबर कहते हैं। इसका क्राइटेरिया क्या होता है? इसके क्राइटेरिया के बारे में जाने तो जब प्रसव की फर्स्ट या सेकंड स्टेज की कुल अवधि 2 घंटे से भी कम होती है, और सेकंड पॉइंट की बात करें तो जब संपूर्ण लेबर की प्रोसेस 3 आवर से भी कम समय में पूरी हो जाए। एंड थर्ड पॉइंट की बात करें, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें सर्विक्स का विस्तारण यानी सर्विक्स का जो डायलेशन होता है उसकी दर 5 सेंटीमीटर प्रति घंटा से अधिक तथा मल्टीपैरा यानी कि जो एक से अधिक बेबीज़ को जन्म दे चुकी हैं उसे मल्टीपैरा कहते हैं। मल्टीपैरा में यह दर 8 से 10 सेंटीमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो सकती है। तो प्रोलॉन्ग्ड लेबर की बात करें तो प्रोलॉन्ग्ड लेबर में लेबर की कुल जो ड्यूरेशन होती है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट लेडी जो प्रीमी ग्रेविडा होती है उसमें लेबर की कुल अवधि 12 से 14 घंटे तथा मल्टीपैरा में जो एक से अधिक बच्चों को जन्म दे चुकी है मल्टीपैरा में यह अवधि लगभग 6 से 8 घंटे होती है। लेकिन जब लेबर की प्रथम व द्वितीय अवस्था की कंबाइंड अवधि की बात करें तो 18 घंटे से अधिक होती है, तो इस स्थिति को हम प्रोलॉन्ग्ड लेबर कहा जाता है। यह भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर पाया जाता है। एंड हम बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के बारे में बात करें तो अवरोधित प्रसव, इसके बारे में बात करें तो जो सामान्य रूप से जो घटित होने की जो पर्याप्त अवधि तथा तीव्रता वाले गर्भाशय संकुचन की आवश्यकता होती है, लेकिन जब पर्याप्त अवधि तथा तीव्रता वाले गर्भाशय संकुचनों के उपस्थित होने के बावजूद भी गर्भस्थ शिशु के प्रेजेंटेशन पार्ट में नीचे की ओर कोई प्रगति नहीं होती है तो यह ऑब्स्ट्रक्ट लेबर कहलाता है, यानी कि अवरोधित प्रसव कहलाता है।
अब हम बात करते हैं प्रीटर्म लेबर, समय पूर्व प्रसव के बारे में बात करते हैं। जब सामान्य गर्भावस्था की अवधि अंतिम मासिक चक्र के प्रथम दिन से लेकर 40 सप्ताह तक होती है तथा इसके पश्चात ही प्रसव प्रक्रिया प्रारंभ होती है, लेकिन जब प्रसव प्रक्रिया गर्भावस्था के 37 सप्ताह या 259 दिन पूरे होने से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है, उस स्थिति को हम प्रीटर्म लेबर कहा जाता है। उस स्थिति को हम प्रीटर्म लेबर यानी कि समय पूर्व प्रसव कहा जाता है। प्रेगनेंसी में, जो कि कुल केसेज में लगभग 5 से 10% केसेज में ऐसा होता है जिसमें प्रीटर्म लेबर को देखा जाता है। इसके कारण बहुत से हो सकते हैं, जैसे कि पूर्व में प्रीटर्म लेबर की हिस्ट्री होना, पूर्व में अबॉर्शन की हिस्ट्री होना एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की हिस्ट्री होना, एंटीपार्टम हेमरेज होना, प्री एक्लैम्प्सिया होता है वो होना, हाइड्रेमिनोज होना, मल्टीपल प्रेगनेंसी होना, इंट्रायूटेराइन डेथ होना, काफ़ी सारे ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण प्रीटर्म लेबर की हिस्ट्री सामने आती है। अब हम बात करें पोस्टपार्टम हेमरेज की, प्रसव पश्चात रक्तस्राव। यह भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर काउंट किया जाता है। प्रसव पश्चात रक्तस्राव बहुत से जो देशों में, जैसे कि विकसित जो देश होते हैं, उनमें प्रीनेटल मैटरनल डेथ का एक प्रमुख कारण माना जाता है पोस्टपार्टम हेमरेज। गर्भस्थ शिशु की डिलीवरी के पश्चात रिप्रोडक्टिव कैनाल में अथवा जनन नाल से सामान्य से अधिक रक्त का जो स्राव होता है, यानी कि सामान्य से अधिक मात्रा में ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है, उसे हम प्रसव पश्चात रक्तस्राव कहा जाता है। यानी कि गर्भस्थ शिशु के जन्म के बाद 500 ml से ज़्यादा रक्तस्राव होना प्रसव पश्चात रक्तस्राव कहा जाएगा। यह सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक प्रसव पश्चात रक्तस्राव एंड द्वितीय प्रसव पश्चात रक्तस्राव। यदि रक्तस्राव शिशु के जन्म के बाद प्रथम 24 घंटे के अंदर होता है तो यह प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाता है, और यदि शिशु के जन्म के 24 घंटे बाद से लेकर परप्यूरियम की समाप्ति तक होने वाला रक्तस्राव सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाता है। चलो, पोस्टपार्टम हेमरेज की भी बात हो गई। अब बात करते हैं हम ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी के बारे में, यानी प्रसूति संबंधी आपातकालीन स्थितियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो समझते हैं कि ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज कौन कौन सी होती है। फर्स्ट है कॉर्ड प्रेजेंटेशन एंड प्रोलैप्स, सेकंड होता है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, थर्ड ऑब्स्टेट्रिक शॉक, फोर्थ है रप्चर ऑफ यूट्रस, फिफ्थ है शोल्डर डिस्टोसिया, सिक्स है वासा प्रेविया। ये सभी प्रसूति संबंधी आपातकालीन स्थितियाँ होती हैं। अब बात करते हैं हम प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, समय से पूर्व झिल्लियों का फटना। जब झिल्लियाँ गर्भावस्था के तृतीय ट्राइमेस्टर के शुरू होने के पश्चात की 28 सप्ताह की अवधि के पश्चात, यानी कि जब झिल्लियाँ गर्भावस्था के तृतीय ट्राइमेस्टर के शुरू होने के पश्चात, यानी कि प्रेगनेंसी की 28 सप्ताह की अवधि के पश्चात, परंतु प्रसव प्रक्रिया के प्रारंभ होने के पूर्व ही फट जाती है, तो यह स्थिति समय से पूर्व झिल्लियों का फटना यानी कि प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहलाती है। संक्षिप्त में इसे PROM भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार की हो सकती है, प्रीमैच्योर ऑफ मेम्ब्रेन एंड टर्म प्रीमैच्योर ऑफ मेम्ब्रेन। तो प्रीमैच्योर ऑफ मेम्ब्रेन के रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। तब जब मेम्ब्रेन्स गर्भावस्था के 37 सप्ताह की अवधि से पूर्व ही फट जाती है, तो यह स्थिति प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहलाती है। और जब मेम्ब्रेन गर्भावस्था के 37 सप्ताह की अवधि के पश्चात परंतु प्रसव प्रक्रिया की प्रारंभ से ही पूर्व ही फट जाती है, तो यह स्थिति प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहलाती है। तो हमने प्रीमैच्योर ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में जान लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्नॉर्मल यूटेराइन एक्शन के बारे में। असामान्य गर्भाशय क्रिया क्या होती है। हम जानते हैं कि सामान्य प्रसव यानी कि नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल लेबर के लिए पर्याप्त गर्भाशय संकुचन या यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का होना अति आवश्यक होता है। साथ ही ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन सर्विक्स का विस्तारण यानी सर्विक्स डायलेशन एवं गर्भस्थ शिशु के नीचे खिसकने से भी संबंधित होते हैं। प्रसव प्रक्रिया के सामान्य रूप से घटित होने के लिए इन सभी अवस्थाओं के दौरान होने वाले जो ड्यूरेशन होती है, इंटेंसिटी एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के मध्य इंटरवल जो होता है, उनके मध्य अंतराल जो होता है, और सर्वाइकल डायलेशन की दर, इन सभी का सीक्वेंस में होना ज़रूरी होता है। वह स्थिति जब प्रसव प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले गर्भाशय संकुचन जो उनके पैटर्न में परिवर्तित होने के कारण सामान्य प्रसव की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, उसे एब्नॉर्मल यूटेराइन एक्शन कहते हैं। इसके कारणों की बात करें तो इसके कारण बहुत से हो सकते हैं। जब महिला प्रथम गर्भा यानी कि प्रेमे ग्रेविडा हो एवं साथ में उसकी उम्र अधिक हो,
तब एबनॉर्मल यूटेराइन एक्शन हो सकता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी के दौरान एबनॉर्मल यूटेराइन एक्शन हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान यूट्रस के अधिक फूलने के कारण असामान्य गर्भाशय क्रिया हो सकती है। पॉलीहाइड्रेमिनियोज हो सकता है जब टर्म के समय एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 2000 मिली से अधिक हो जाती है, वह स्थिति पॉलीहाइड्रेमिनियोज कहलाती है। उसके दौरान हम एबनॉर्मल यूटेराइन एक्शन हो सकता है। एंड माल प्रेजेंटेशन के दौरान भी हमें एबनॉर्मल यूटेराइन हो सकता है। एंड यूरिनरी ब्लैडर का पूर्ण रूप से भरा हुआ होना, फीटल हेड के सिर का अच्छी तरह से मुड़ा हुआ नहीं होना, काफ़ी सारी ऐसी कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से एबनॉर्मल यूटेराइन एक्शंस हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के बारे में। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस क्या होता है? जब स्केलेटल सिस्टम का वो भाग जो स्पाइन या बैकबोन को जांघ की हड्डियों या फीमर से जोड़ती है, इसका प्राथमिक कार्य बैठी हुई अवस्था में शरीर के ऊपरी भाग के वजन को वहन करना होता है। यानी कि इसका ऊपरी जो वज़न होता है ऊपरी भाग का, उसको वहन करना होता है तथा खड़ी हुई स्टैंडिंग अथवा चलती हुई वॉकिंग अवस्था में इस भार का एक्सियल स्केलेटन से निचले एपेंडिक्यूलर स्केलेटन की ओर स्थानांतरित करना है। इसका वर्क हमने जान लिया। ऑब्स्टेट्रिकल महत्व की अगर दृष्टि से देखा जाए तो प्रसव के दौरान गर्भस्थ शिशु पेल्विस से होते हुए बाहर आता है। यही कारण है कि पेल्विस में कुछ जो विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं, जैसे मादा पेल्विस का नर पेल्विस से ज़्यादा चौड़ा होना। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की अगर बात करें तो पेल्विस की वह स्थिति जब इसके आकार तथा आकृति अथवा दोनों में होने वाले आंशिक परिवर्तन लेबर प्रोसेस के दौरान एक सामान्य आकार वाले शिशु को इसमें से बाहर निकालने में बाधा उत्पन्न करते हैं, वह कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस कहलाते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के दौरान पेल्विस का आकार सामान्य पेल्विस की तुलना में छोटा होता है, जो कि प्रसव के दौरान गर्भस्थ शिशु का इसमें से होकर आसानी से निकलने वाला जो भाग होता है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है तथा प्रसव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। इसके परिणाम स्वरूप गर्भस्थ शिशु को चोट भी लग सकती है तथा उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो हमने आज कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के बारे में भी जान लिया। ये सभी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर काउंट किए जाते हैं। अगर कहा जाए तो इन सभी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।